नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फीमेल हेल्थ वर्कर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, द ब्लड ग्रुप रिफर्ड एज यूनिवर्सल डोनर इज। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप ओ जो है दोस्तों, ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए ये सभी को डोनेट कर सकता है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ जो है आपका, ब्लड ग्रुप ए को भी डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है और ब्लड ग्रुप ओ को भी डोनेट कर सकता है। दोस्तों, कोई एंटीजन ना होने की वजह से, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन ना होने की वजह से यह सभी को डोनेट कर सकता है। दोस्तों, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। दोस्तों, एक और सवाल आता है इस पर कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसी तरह से एक और सवाल इस पर आता है दोस्तों कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है ब्लड ग्रुप ए बी होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी होता है। दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर। फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। दोस्तों, फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। न्यूरॉन जो है दोस्तों, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। और एल्वियोलाई और प्लूरा जो है, ये दोनों जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। दोस्तों, एल्वियोलाई और प्लूरा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज मेंटेन्ड बाय द हार्मोन। ब्लड ग्लूकोज आपका किस हार्मोन से मेंटेन होता है? दोस्तों, पता ही आपको, ब्लड ग्लूकोज आपका इंसुलिन हार्मोन से मेंटेन होता है। दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज आपका इंसुलिन हार्मोन से मेंटेन होता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से? देखिए, पैनक्रियाज में, हमारे शरीर में पैनक्रियाज होता है। दोस्तों, पैनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह के सेल होते हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। तो अल्फ़ा सेल से दोस्तों ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, जबकि बीटा सेल से आपका इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। ठीक, यहाँ पर जो दोस्तों प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। दोस्तों, और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका ये मेल सेक्स हार्मोन है। दोस्तों, करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, 104 का ए। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, द कलर ऑफ द आरबीसी इज गिवन बाय। आरबीसी में जो कलर होता है किसकी वजह से होता है? दोस्तों, हीम की वजह से। दोस्तों, आरबीसी, हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट होता है। दोस्तों, तो आरबीसी में जो कलर होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और हीमोग्लोबिन जो है में हीम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। तो मेनली हीम की वजह से आरबीसी का कलर होता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको पता भी है इसका आंसर। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 206। टोटल नंबर ऑफ बोन्स
इन आवर बॉडीज 206, हमारे शरीर में 206 हड्डी होती हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। 23 जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि 46, जिसमें से 44 क्रोमोसोम जो है दोस्तों ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है, और एक जोड़ी यानी कि 2 क्रोमोसोम को जो है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। 44 + 2 टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 44 + 2 44 क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है, और बाकी 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है दोस्तों। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 108 है आपका, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इज। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इज 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये अच्छा है इसमें कि अगर जो सवाल आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया है उसे आप हिंदी में भी देख कर समझ सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ एन एवरेज एडल्ट। एक एडल्ट में एवरेज कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है? तो एवरेज जो है 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होता है दोस्तों। एक एडल्ट में एवरेज जो है 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज। हार्ट की कवरिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेरिकार्डियम। द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रोक वॉल्यूम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है दोस्तों आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन सी जो आपका खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, निकोटीनिक एसिड जो है ये विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 ही निकोटीनिक एसिड है। राइबोफ्लेविन जो है आपका ये विटामिन B2 होता है दोस्तों। और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D होता है दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, गायटर आकर्ष ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। घेंघा जो है किसकी कमी से होता है दोस्तों? पता ही आपको, बहुत ही आसान सवाल है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। टीवी में अक्सर ऐड भी आता है इसका, गायटर आकर्ष ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, जीरोफ्थैलेमिया इज ए डेफिशिएंसी ड्यू टू विच विटामिन। जीरोफ्थैलेमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो जीरोफ्थैलेमिया आपका विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। जीरोफ्थैलेमिया इज ए डेफिशिएंसी ड्यू टू विच विटामिन? विटामिन ए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों?
120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm Hg जो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों। 120 जो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है आपका ये डायस्टोलिक प्रेशर है दोस्तों। एक और सवाल जो है दोस्तों अक्सर आता है एग्जाम में, बहुत ही आसान सवाल है कि ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। ब्लड प्रेशर हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को जो है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, ब्रैडीकार्डिया रिफर्स टू हार्ट रेट बिलो। ब्रैडीकार्डिया जो है हार्ट रेट कितने से कम हो जाए तब कहा जाता है। तो ब्रैडीकार्डिया जो है हार्ट रेट जब 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है तब उसी को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है दोस्तों। हार्ट रेट जब कम होता है दोस्तों तो ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है, और हार्ट रेट जब बढ़ जाता है तो उसे टैकीकार्डिया कहा जाता है दोस्तों। ये सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आपको जो सवाल इंग्लिश में ना समझ में आए उसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज रिफर्ड एज। स्किन में जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साइनोसिस कहा जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज रिफर्ड एज साइनोसिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट्स हैव द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं उनमें क्या होने की संभावना ज़्यादा है, उसमें डेकुबिटस अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों। प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट्स हैव द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेकुबिटस अल्सर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर गिविंग IM इंजेक्शन ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए एक एडल्ट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए सबसे प्रेफर साइट कौन सी होती है, ग्लूटियल रीजन। जो बटक रीजन होता है दोस्तों उसी को ग्लूटियल रीजन कहते हैं। तो IM इंजेक्शन देने के लिए एडल्ट में सबसे प्रेफर साइट यही होती है, ग्लूटियल रीजन ही होती है, बटक रीजन जो है यही होता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स रिड्यूसेस। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स क्या कम करते हैं दोस्तों, पेन को कम करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज रिफर्ड एज। बोन की कंटिन्यूटी में, हड्डियों की कंटिन्यूटी में ब्रेक जो हो जाती है इसको क्या कहा जाता है, दूसरे शब्दों में हड्डियों के टूटने को क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्चर कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज रिफर्ड एज फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, ICDS प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया बाई। ICDS प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ, तो ICDS प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था दोस्तों भारत में। ICDS प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1975 को भारत में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ICDS का फुल फॉर्म जो है एग्जाम में आता है दोस्तों कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। ठीक, देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड इज। मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होता है दोस्तों, मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM ये भी होता है, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये भी होता है दोस्तों। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड सभी होते हैं, आल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, आल। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सभी होते हैं, ये सभी प्रोग्राम होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ IFA ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज फॉर। IFA जो है दोस्तों आयरन फोलिक एसिड होता है। IFA क्या है? आयरन फोलिक एसिड। द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ आयरन फोलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज फॉर। एंटीनेटल पीरियड के समय जो है आयरन फोलिक एसिड जो है कितने समय तक के लिए दिया जाता है? ओनली ऑन टेबलेट फॉर 100 डेज। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अभी जितना पढ़ा है हमने इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में भी देख कर समझ सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, IFA टैबलेट गिवन व्हेन। IFA अभी मैंने बताया ही है दोस्तों, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट कब दिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कि जब हीमोग्लोबिन लेवल जो है मदर में 10 ग्राम% से कम हो। ऑप्शन बी में दिया है कि जब हीमोग्लोबिन लेवल चाइल्ड में 10 ग्राम% से कम हो। ऑप्शन सी में दिया है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इन दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, बोथ एंड बी, ए एंड बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। IFA टैबलेट जो है आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम है मदर में तो भी, और चाइल्ड में कम है 10 से तो भी दिया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाई। ओवेरियन साइकिल की शुरुआत कब से होती है, किस हार्मोन से होती है? FSH हार्मोन से। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, इन 40 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ओव्यूलेशन अकर्स एट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 28 डेज के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तब ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि 40 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तब ओव्यूलेशन कब होगा। तो दोस्तों जब 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तब ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 दिन बढ़ गया, यानी 28 + 12 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका 40 दिन का पूछ रहा है, तो ओव्यूलेशन भी आपका 12 दिन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो नॉर्मल ओव्यूलेशन जो है 14वें दिन होता है, तो इसमें जो है 14 + 12 यानी 26वें दिन होगा दोस्तों। इस सवाल में यही ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 40 डेज पूछ रहा है, अगर 28 दिन पूछता है तब 14, तब ऑप्शन ये हो जाता 14वां दिन। 28 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन 14वां दिन होता है, लेकिन 40 दिन का पूछ रहा है तो 26 दिन हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बढ़ गया डेट, तो जो है ओव्यूलेशन की डेट भी बढ़ गई दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 128 है जो है दोस्तों आपका, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड एज। वेजाइना में ब्लूइश डिस्कलेशन जो है दोस्तों क्या कहलाता है? चैडविक साइन। ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द वेजाइना ये क्या कहलाता है? चैडविक साइन जो है दोस्तों कहलाता है। ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड एज चैडविक साइन।
ये प्रेगनेंसी का अर्ली साइन होता है दोस्तों, अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। चैडविक साइन जो है आपका ये अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड एज चैडविक साइन। अर्ली प्रेगनेंसी में होता है दोस्तों ये आपका चैडविक साइन। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 129 है आपका। रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज। रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन। बाईमैनुअल एग्जामिनेशन से रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को फील किया जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पामर साइन कहा जाता है दोस्तों, इसे पामर साइन कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका। द नॉर्मल हार्ट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ मे रेंज बिटवीन। द नॉर्मल हार्ट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ मे रेंज बिटवीन। इन्फेंट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है दोस्तों? 120 से 160। द नॉर्मल हार्ट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ मे रेंज बिटवीन 120 से 160। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस जो है यूजुअली जो है प्रायः जो है कब डिसअपियर होता है? बाय द एंड ऑफ 3 मंथ। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ 3 मंथ। तीसरे मंथ के बाद जो है मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका। विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी। ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है दोस्तों? ईडीडी क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी है आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है दोस्तों? नेगल्स रूल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए नेगल्स रूल यूज करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सारे सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकग्नाइज्ड एज टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक इफेक्ट जो है ये मदर से फीटस में ट्रांसमिट होता है दोस्तों। टेराटोजेनिक इफेक्ट जो होता है ये मदर से फीटस में होता है दोस्तों। तो टेराटोजेनिक आपका जो है इसमें से रूबेला होता है दोस्तों। ये मदर से फीटस में जा सकता है दोस्तों। एक मदर से फीटस में टेराटोजेनिक इफेक्ट जो है होता है, मदर से फीटस में रूबेला जा सकता है। रूबेला है आपका टेराटोजेनिक है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बॉटल फार्मूला फॉर न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो बॉटल फीडिंग करते हैं दोस्तों उनके बॉटल में क्या नहीं होता है, क्या कंपोजिशन नहीं होता? तो न्यूबॉर्न के बॉटल में एमाइनो एसिड होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ये नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। न्यूबॉर्न के बॉटल फीडिंग में बॉटल में इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है दोस्तों ये ह्यूमन मदर मिल्क में होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन मदर मिल्क में पाया जाता है दोस्तों। एक और सवाल आया हुआ है, स्टाफनर्स के पेपर में आया है ये सवाल कि मदर मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है दोस्तों? तो मदर मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है दोस्तों। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? ए। मदर मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका। एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन। एंडोमेट्रियोसिस किस में कॉमन होता है? नली पैरा में। करेक्ट आंसर ए।
नलीपैरा में कॉमन होता है। एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन नलीपैरा। नलीपैरा क्या होता है दोस्तों? नलीपैरा वो वुमन होती है जिसने कभी बेबी को जन्म नहीं दिया है, उसे नलीपैरा वुमन कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन नलीपैरा। नलीपैरा वुमन वो होती हैं जिसने कभी किसी बेबी को जन्म नहीं दिया है, उसे नलीपैरा कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द क्लाइंट विल हैव एन इंक्रीज्ड नीड फॉर। प्रेगनेंसी के समय जो है क्लाइंट को किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है दोस्तों? आयरन की। प्रेगनेंसी के समय जो है फीमेल को आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका। ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सीजेरियन सेक्शन। सीजेरियन सेक्शन से जिस इन्फेंट की डिलीवरी हुई है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है दोस्तों। सीजेरियन सेक्शन से जिस इन्फेंट की डिलीवरी हुई है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है दोस्तों, एक संभावना है। करेक्ट आंसर ए है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका। इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड टू फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। मदर से फीटस में जो इम्यूनिटी होती है, जो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, उसे कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं दोस्तों? उस इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? उसे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस कैन बी ओवरकम बाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है दोस्तों, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ईटिंग प्रोटीन बिफोर स्लीप। सोने से पहले प्रोटीन को खाकर जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस पर कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्पसिया इज। इक्लेम्पसिया में जो है दोस्तों सीजर होता है, और सीजर की जो मेडिसिन होती है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्पसिया इज मैग्नीशियम सल्फेट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये सभी सवाल जो है दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन काल्पोस्कोपी। इसमें से कौन सा काल्पोस्कोपी में इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो काल्पोस्कोपी में आपका एसिटिक एसिड यूज होता है दोस्तों। काल्पोस्कोपी में एसिटिक एसिड यूज होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका। द कॉमनेस्ट काज ऑफ पोस्टपार्टम हिमोरेज। पोस्टपार्टम हिमोरेज में हिमोरेज का सबसे कॉमन काज कौन सा होता है? तो इसका सबसे कॉमन काज होता है एटोनिक यूट्रस, वीक यूट्रस। यूट्रस जब वीक हो जाता है तब पोस्टपार्टम हिमोरेज होने के चांसेस काफ़ी होते हैं दोस्तों। एटोनिक यूट्रस जो है वीक, कमज़ोर यूट्रस जो है ये होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। सबसे कॉमन टाइप जो है एपिजियोटोमी का कौन सा होता है दोस्तों? मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। करेक्ट आंसर बी होगा। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एपिजियोटोमी इज मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ एबार्सन। एबार्सन के इंडक्शन के लिए कौन सा ड्रग जो है चूज करते हैं हम? प्रोस्टाग्लैंडिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ एबार्सन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इज इंडिकेटेड बाय।
तो दोस्तों नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल हमारे शरीर में। लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में जो है दोस्तों एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है दोस्तों। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, टोटल जो है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं दोस्तों। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 + 1 47। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन में 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम 47 XXY, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है इसमें दोस्तों, 46 + 1 47 हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। द कंप्लेंट ऑफ ओलाइगोमेनोरिया, ओबेसिटी एंड हिर्सुटिज्म इन ए 20-year-old लेडी इंडिकेट्स। एक 20 साल की महिला में ओलाइगोमेनोरिया, ओबेसिटी और हिर्सुटिज्म है। ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? ये इंडिकेट करता है आपका पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को इंडिकेट करता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 147 है आपका, बर्थ ट्रामा इज ए रिस्क फैक्टर फॉर। बर्थ ट्रामा किसका रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों? यूट्राइन प्रोलैप्स का। बर्थ ट्रामा इज ए रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन प्रोलैप्स। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन इज। एक प्रेग्नेंट वुमेन में कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है? 2500 से 2700 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन इज 2500 से 2700 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड एज। मदर जो पहला जो फीटल मूवमेंट फील करती है इसे क्या कहा जाता है? क्विकनिंग कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड एज क्विकनिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 150 जो है आपका, पर्ली वाइट आर सिल्वरी ब्राइट लाइन्स हेडेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड एज। डिलीवरी के बाद जो है मोती ऐसा सफ़ेद या चांदी से चमकीली लाइन जो होती है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे लीनिया एल्बिकेंस कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पर्ली वाइट आर सिल्वरी ब्राइट लाइन्स हेडेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड एज लीनिया एल्बिकेंस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 151 है आपका, मेकोनियम मिक्स्ड विथ लिक्वर एमोनाई इंडिकेट्स। मेकोनियम मिक्स्ड विथ लिक्वर एमोनाई इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है ये। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है आपका, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ बबल्स एट द मेनिस्कस इन सेक टेस्ट इंडिकेट्स। सेक टेस्ट में जो बबल्स जो बनते हैं, कंप्लीट रिंग ऑफ बबल्स मेनिस्कस पर जो है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मैच्योरिटी ऑफ फीटल लंग्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 153 है आपका, लेस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ किक्स इन 12 आवर्स इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ प्लेसेंटल फंक्शन। 12 घंटे में कितने से कम किक जो है प्लेसेंटल फंक्शन फेलियर को इंडिकेट करती है? तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, 10। 12 घंटे में 10 से कम किक जो है ये प्लेसेंटल फंक्शन
फेल्यूर को इंडिकेट करती है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है आपका, टोटल वेट गेन ऑफ मदर इन प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि प्रेगनेंसी में मदर का वेट गेन कितना हो जाता है, 10 से 12 किलोग्राम। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टोटल वेट गेन ऑफ मदर इन प्रेगनेंसी इज 10 से 12 किलोग्राम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 155 है आपका, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज। नॉर्मल लेबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, यूटोसिया कहा जाता है। नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज यूटोसिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, सो इज द साइन ऑफ। सो जो है किसका साइन है दोस्तों, ट्रू लेबर पेन का साइन है। सो इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। डिलीवरी के समय जो है वेजाइना से जो है म्यूकस डिस्चार्ज होता है दोस्तों। वेजाइना से म्यूकस निकलता है, इसी को सो कहते हैं। सो इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सो इज द साइन ऑफ, ये देखिए ये सारे सवाल जो है आप हिंदी में भी देख सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 157 है आपका, व्हाट इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रीमी एंड मल्टी। प्रीमी एंड मल्टी में लेबर के थर्ड स्टेज में टोटल कितना टाइम पीरियड होता है, टोटल कितना समय लगता है, तो इसमें टोटल जो है 15 मिनट होता है दोस्तों, 15 मिनट। व्हाट इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रीमी एंड मल्टी इज 15 मिनट्स। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158, आफ्टर डिलीवरी द इमीडिएट केयर गिवन टू द बेबी इज। डिलीवरी के तुरंत बाद जो है बेबी को इमीडिएट केयर क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, टू क्लियर द एयरवे। यहाँ पर दोस्तों इमीडिएट केयर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आफ्टर डिलीवरी द इमीडिएट केयर गिवन टू द बेबीज टू क्लियर द एयरवे। एयरवे को क्लियर करना जो है इमीडिएट केयर है। 158 का ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 159 है आपका, ओवरलैपिंग ऑफ द पैराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज। बर्थ के समय पैराइटल बोन में ओवरलैपिंग क्या कहलाता है, माउल्डिंग कहलाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ द पैराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज माउल्डिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 160 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा ड्रग हम देते हैं, तो आपको पता ही है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है दोस्तों, बढ़ाता है। तो ऑक्सीटोसिन ड्रग दिया जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 161 है आपका, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्टूरेशन। क्या होता है दोस्तों, पार्टूरेशन कहलाता है। जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहता है, पार्टूरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्टूरेशन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162 है आपका, व्हाट इज द नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का नॉर्मल डायलेटेशन कितना होता है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज 10 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 163, द ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरल पीरियड इज। प्यूरपेरल पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है, समय अवधि कितना होता है प्यूरपेरल पीरियड का, डिलीवरी से 6 हफ्ते जो है दोस्तों, फ्रॉम डिलीवरी टू 6 वीक, ये होता है प्यूरपेरल पीरियड का ड्यूरेशन, डिलीवरी टू 6 वीक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164,
द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ प्यूरपेरियम इज नोन एज। द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ प्यूरपेरियम के फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ प्यूरपेरियम में वेजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सारे सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 165 है आपका। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सीजेरियन सेक्शन? सीजेरियन सेक्शन का के क्या इंडिकेशंस हैं दोस्तों? तो सीजेरियन सेक्शन आप फीटल डिस्ट्रेस में कर सकते हैं, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया में भी कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कंडीशन में जो है दोस्तों आप सीजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर टी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 166 है आपका। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज। लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? प्रोलैक्टिन। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। प्रोलैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 167 है आपका। एट फीटस हैव फाइन डाउनी हेयर विच इज कॉल्ड एज। फीटस के शरीर पर जो बाल होते हैं उसको क्या कहा था? लानुगो कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर इन एस्फैक्सिया बेबी इज। एस्फैक्सिया बेबी मतलब ऐसा बेबी जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा नर्सिंग का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऐसा बेबी जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर इन एस्फैक्सिया बेबी इज एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 169 है आपका। साइनोसिस इन प्री टर्म बेबी इज ड्यू टू। प्री टर्म बेबी में साइनोसिस किस वजह से होता है दोस्तों? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। प्री टर्म बेबी में जो है दोस्तों लंग जो है इमेच्योर रहेगा। लंग इमेच्योर होने की वजह से, लंग मैच्योर होता नहीं, इस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से साइनोसिस होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 170 है आपका। इन फुली फ्लेक्स्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील। इन फुली फ्लेक्स्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन हम क्या फील करते हैं? ऑक्सीपिट ऑफ फीटस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 171 है आपका। नियोनेट इज रिससिटेटेड इफ पल्स रेट इज बिलो। नियोनेट में हम रिससिटेशन करते हैं अगर पल्स रेट कितने से कम है? 40 बीट्स पर मिनट। अगर पल्स रेट 40 बीट्स पर मिनट से कम है तो हम नियोनेट में रिससिटेशन करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 172 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें से कौन सा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है दोस्तों? तो हेल्थ प्रमोशन जो है दोस्तों ये आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये भी आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंशन होता है दोस्तों। और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है आपका ये होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन जो है ये आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। बाकी हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है ये आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है ये आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है दोस्तों।
और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ये आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 173 है आपका, ओनली ह्यूमन बींग्स आर रिजर्वायर फॉर साल्मोनेला। ओनली ह्यूमन बींग्स आर रिजर्वायर फॉर साल्मोनेला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174, एज पर द लेटेस्ट WHO गाइडलाइंस विच डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर्ड ORS। WHO के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार जो है डिहाइड्रेशन की कौन सी स्टेट में ORS दे सकते हैं दोस्तों। तो हम माइल्ड में दे सकते हैं, मॉडरेट में भी दे सकते हैं, सीवियर में भी दे सकते हैं। तो एनी फार्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की कोई भी फार्म हो, माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सीवियर हो, किसी भी कंडीशन में हम ORS दे सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 175 है आपका, मैक्सिमम मैटरनल मॉर्टेलिटी इज सीन इन। तो मैक्सिमम मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है दोस्तों हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है। मैक्सिमम मैटरनल मॉर्टेलिटी इज सीन इन हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई की वजह से अधिकतम मैटरनल मॉर्टेलिटी होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 176 है आपका, विच वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन जो है कंट्रा इंडिकेटेड होता है दोस्तों। तो प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड रूबेला होता है दोस्तों। तो रूबेला जो है आपका, क्योंकि रूबेला जो है लाइव वैक्सीन होता है दोस्तों, और लाइव वैक्सीन में लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है। तो प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं दिया था, अगर रूबेला वैक्सीन मदर को देंगे तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है वैक्सीन में। तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो है मदर से जो है फीटस में चला जा सकता है प्लेसेंटा के माध्यम से, इसलिए नहीं दिया सकता। प्रेगनेंसी में इसीलिए नहीं दिया सकता क्योंकि रूबेला वैक्सीन में जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस रहेगा रूबेला का, वो मदर से फीटस में जा सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर से फीटस में जा सकता है। तो फीटस को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जो है रूबेला वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 177 है आपका, इन पोलियो ट्रांसमिशन इजी ब्लॉक कैन बी अप्लाइड बाय एक्टिंग। पोलियो ट्रांसमिशन को हम आसानी से किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। किस पर एक्ट करके, रिजर्वायर पर एक्ट करके दोस्तों। रिजर्वायर आपका यानी हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग। पोलियो ट्रांसमिशन को रिजर्वायर यानी ह्यूमन बीइंग पर एक्ट करके जो है आसानी से जो है ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है पोलियो ट्रांसमिशन को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 178 है आपका, वैक्सीन विच इज़ गिवन एट द अर्लीस्ट। कौन सा वैक्सीन जो है सबसे पहले दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका BCG दिया जाता है दोस्तों। BCG वैक्सीन जो है सबसे पहले दिया जाता है, एट बर्थ दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले यही होता है, BCG वैक्सीन दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या है जो है दोस्तों। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुइरिन। कालमेट और गुइरिन नाम के दो साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने मिलकर जो है BCG वैक्सीन को बनाया था। इन्हीं के नाम पर जो है BCG वैक्सीन नाम पड़ा। कालमेट और गुइरिन के नाम पर इसका नाम बैसिलस कालमेट गुइरिन पड़ा दोस्तों। और BCG वैक्सीन जो है दोस्तों इंट्राडर्मली दिया जाता है। BCG वैक्सीन जो है इंट्राडर्मली दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों BCG वैक्सीन। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। BCG वैक्सीन जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन इंट्राडर्मली। अभी ये देखिए BCG वैक्सीन जो है बच्चों को किस माध्यम से दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है दोस्तों। BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन इंट्राडर्मली। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इंट्राडर्मली करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 180 है आपका, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज रीड आफ्टर। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है कितने घंटे के बाद रीड किया जाता है दोस्तों? 72 घंटे के बाद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज रीड आफ्टर 72 आवर्स। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है दोस्तों। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 181 है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्प्स इज। मम्प्स के का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है दोस्तों? 18 डेज, 18 दिन जो है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्प्स इज 18 डेज। मम्प्स किससे होता है दोस्तों? पैरामिक्सोवायरस से होता है। मम्प्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। मम्प्स किसको अफेक्ट करता है? पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है दोस्तों। सैलावरी ग्लैंड का ही एक पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड। तो मम्प्स जो है पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है दोस्तों। मम्प्स के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है दोस्तों? MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला। मम्प्स के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 182 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक। इसमें से कौन सा एक बार अटैक के बाद जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है? तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है दोस्तों आपका मम्प्स देता है। मम्प्स एक बार अटैक के बाद जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है मम्प्स। ये सब दोबारा नहीं होता दोस्तों, एक ही बार होता है लाइफ में। बाकी आपका टाइफाइड, टिटनस, डिप्थीरिया ये कई बार हो सकते हैं, मम्प्स एक ही बार होता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 183 है आपका, कम्युनिकेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स का कम्युनिकेशन पीरियड कब होता है दोस्तों? 4-5 डेज आफ्टर रैश। जो लाल लाल जो दाने होते हैं चकत्ते, उसे रैश कहते हैं। तो रैश आने के 4-5 दिन बाद जो है कम्युनिकेशन पीरियड यही होता है। चिकन पॉक्स का कम्युनिकेशन पीरियड कब होता है? 4 to 5 डेज आफ्टर रैश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 184 है आपका, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टेरिलाइज्ड विथ। शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम किससे स्टेरिलाइज कर सकते हैं दोस्तों? इसको हम रेडिएशन से कर सकते हैं, लाइजाल से भी कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन से भी कर सकते हैं, एनी ऑफ द। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑल। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टेरिलाइज्ड विथ रेडिएशन, लाइजाल, हॉट एयर ओवन, ऑल। इसमें से सभी से कर सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 185 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। इसमें से पावरफुल तो है ये लाइजाल होता है दोस्तों। इनमें से कौन सा पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है? लाइजाल जो आपका पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 जो है आपका, कीरेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों कीरेटोमलेशिया जो है आपका ये विटामिन ए की कमी से होता है। कीरेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विथ विटामिन ए। और मीजल्स में जो है दोस्तों विटामिन ए की कमी हो जाती है। मीजल्स में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो मीजल्स की वजह से विटामिन ए की कमी होगी, और विटामिन ए की कमी की वजह से जो है दोस्तों कीरेटोमलेशिया हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कीरेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विथ मीजल्स। और बच्चों में जो है दोस्तों जब मीजल्स की वैक्सीन लगती है उसी के साथ साथ विटामिन ए की डोज दी जाती है। इसीलिए क्योंकि मीजल्स की वजह से विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसलिए मीजल्स के साथ जो है 9 मंथ पर जो है बच्चों को 9 मंथ पर मीजल्स के साथ साथ विटामिन ए की डोज दी जाती है। तो कीरेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विथ मीजल्स। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 187, फॉर डिस्पोजेबल आइटम्स द बेस्ट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन इज। डिस्पोजेबल आइटम को स्टेरिलाइज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो है आपका गामा रेडिएशन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 188 है आपका, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाई। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो होता है दोस्तों जो मदर से फीटर में जाता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से फीटर जो है किसके थ्रू जा सकता है? प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है मदर से फीटर में जाता है, मदर से फीटर में होता है। तो मदर से फीटर में जो है प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाई प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर डी। ये सभी सवाल जो है दोस्तों एक बार हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 189 है आपका, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्लॉक स्प्रेडिंग ऑफ। किसके फैलने को रोकना जो है सबसे ज़्यादा कठिन है इसमें से? तो एयरबॉर्न स्प्रेडिंग को रोकना जो है सबसे कठिन होता है दोस्तों यहाँ पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्लॉक स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, द पीरियड आफ्टर एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन्फेक्शन इज नोन एज। ऑर्गेनिज्म के एंट्री करने के बाद जिस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है उस पीरियड को क्या कहा जाता है दोस्तों? जनरेशन टाइम कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म के एंट्री करने के बाद जिस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है उस पीरियड को जनरेशन टाइम कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 191, द ड्रग यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस इज। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केस में हेल्थ वर्कर्स जो है कौन सा ड्रग यूज करते हैं? क्लोट्रीमोक्साजोल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, क्लोट्रीमोक्साजोल ये इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 192, प्रीवैलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाई। प्रीवैलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाई ट्यूबरकुलिन टेस्ट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 193 है आपका, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय विच मॉस्किटो। मलेरिया जो है किस मच्छर से ट्रांसमिट होता है दोस्तों? बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता ही है इसका आंसर। तो मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मलेरिया होता किससे है दोस्तों? मलेरिया का काइटो एजेंट जो है प्लाज्मोडियम होता है दोस्तों। इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं दोस्तों। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ज़्यादा होते हैं इंडिया में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 194 है आपका, आइडेंटिफाई द वाटर बॉर्न डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिसऑर्डर है? तो काला जो है आपका वाटर बॉर्न डिसऑर्डर है दोस्तों। गंदा पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से काला हो सकता है दोस्तों। काला किससे होता है? विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है दोस्तों। ये कामा से होता है। एक और सवाल जो है दोस्तों काला पे आता है अक्सर, वो कई बार रिपीट हुआ है कि काला में स्टूल कैसा होता है दोस्तों? राइस वाटर स्टूल होता है। काला में राइस वाटर स्टूल होता है। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 194 का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है आपका, द प्रोसीड्यूर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिफर्ड एज। फैलोपियन ट्यूब को हटाने की और बांधने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रक्रिया को जो है दोस्तों ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब को निकालने की और बांधने की प्रक्रिया को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका, द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन इज बिटवीन विच डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आईयूडी क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। द बेस्ट टाइम फॉर इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन
इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस समय में आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हैं? सबसे अच्छा समय जो है तो ये 3 to 7 डेज में करेंगे दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे अच्छा समय जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट करने का सबसे अच्छा समय जो है 3 to 7 डेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 197 है आपका। द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में कौन सा मेटल यूज होता है दोस्तों? कॉपर। दोस्तों आपको पता ही है कि फैमिली प्लानिंग में कॉपर टी इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए कॉपर टी में कॉपर होता है दोस्तों। तो फैमिली प्लानिंग में कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है? कॉपर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 198 है आपका। माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों पता ही आपको माला डी जो है पिल फार्म में होता है, दवा के फार्म में, मेडिसिन फार्म में होता है। तो माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिल फार्म। माला डी क्या होता है दोस्तों? ओरल कंट्रासेप्टिव होता है। माला डी जो है ओरल कंट्रासेप्टिव होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 199 है दोस्तों। द मल्टीपर्पज़ वर्कर इन जनरल सर्व्स ए रूरल पॉपुलेशन ऑफ। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है रूरल पॉपुलेशन, रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन पे होते हैं? 5000 पॉपुलेशन पे होते हैं दोस्तों। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है 5000 पॉपुलेशन पर अपनी सेवाएं देते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 199 का डी। अंतिम सवाल जो है दोस्तों देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम सवाल जो है, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज। वैक्सीन के स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोल्ड चेन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। बहुत ही अच्छे सवाल थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल, महत्वपूर्ण, जो एक जो है फीमेल हेल्थ वर्कर को पता होने चाहिए। ये सब सवाल जो है, इन सब सवालों के आंसर पता होने चाहिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, कोई नई जानकारी मिली हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों।